मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी गोल्डन स्कार्फ। कॉलेज ऑडिटोरियम का गेट आज रंग बिरंगे फूलों से सजा था। गेट के एक ओर खूबसूरत स्टेज और दूसरी ओर होर्डिंग पर पिक्चर कोलाज बनाया गया था, जिसमें लिपटी थीं वो तमाम यादें जो 3 साल में हमारे बैच ने इस कॉलेज से इकट्ठा की थीं। मैंने होर्डिंग को करीब से देखा तो उसमें कई तस्वीरें मेरी भी थीं। एनएसएस कैंप वाली, खो खो वाली, फ्रेशर्स पार्टी में डांस परफॉर्मेंस वाली, हिंदी डिबेट वाली और रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज वाली भी। आज कॉलेज में कॉन्वोकेशन डे था, वो दिन जब 3 साल की कड़ी परीक्षा का परिणाम मेरे हाथों में डिग्री के रूप में आने वाला था। मैं ग्रेजुएट होने वाली थी और सबसे खास बात यह कि आखिरकार मुझे वो ब्लू स्कार्फ मिलने वाला था जो कॉलेज के कॉन्वोकेशन डे पर हर ग्रेजुएट स्टूडेंट को दिया जाता। हमारे कॉलेज की परंपरा थी है और इस ब्लू स्कार्फ के अलावा आज एक और स्कार्फ भी मिलता, गोल्डन स्कार्फ। लेकिन वो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं था। वो तो क्लास के उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए था जो हर चीज में अपना बेस्ट देते रहे हों। मैं अभी तस्वीरों में खोई ही थी कि पीछे से अचानक आई स्नेहा ने पहले तो मुझे जोर से घुमाया और फिर लगभग चीखते हुए बोली, जानती है पूनम, सेकंड रो के कॉर्नर में दीपशिका, नैना, रागिनी के अलावा तेरे नाम की भी स्लिप है यार। मेरे नाम की स्लिप? मैंने चौंक कर पूछा और लगभग दौड़ती हुई ऑडिटोरियम के अंदर पहुंची। चेयर पे देखा तो मेरा नाम लिखा था, पूनम श्रीवास्तव। उस स्लिप को देखते ही मेरी आंखें बड़ी हो गईं और दिल तो जैसे बस बाहर ही निकलने वाला था। देखा देखा मैंने क्या कहा था तुझसे, कहते हुए स्नेहा ने मुझको कस के गले से लगा लिया और फिर मेरे कान के पास आकर धीरे से वही बात दोहराई। हर सफल बच्चे के पीछे उसकी स्ट्रॉन्ग माँ और हार्टलेस पापा का ही हाथ होता है डार्लिंग। अब आया समझ में? स्नेहा हंसकर बोली तो मेरे होठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कान उभर आई, लेकिन उससे बड़ी आंसू की एक लकीर मेरे गालों से लुढ़कती हुई उसके कंधे पर ठहर गई। मुझे आज पापा बहुत याद आ रहे थे। कॉलेज ऑडिटोरियम खचाखच भर चुका था और मैं वहां सबके बीच होकर भी जैसे वहां नहीं थी। आज मन बार बार मुझे अतीत के गलियारों की तरफ खींच रहा था, जैसे भूला हुआ सब याद दिलाना चाहता हो, खासकर वो तारीख जो अपनी उपस्थिति के साथ ही मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई थी। 3 जुलाई 2005। यही तो थी वो तारीख जब पहली बार घबराई हुई सी मैं इस कॉलेज के बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुई थी। इतना बड़ा गेट मैंने पहले कभी नहीं देखा था और फिर जैसे जैसे कदम गेट से आगे बढ़े तो लगा आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। बैगनी और नारंगी रंग के बड़े बड़े फूलों के बीचों बीच बना पानी उड़ाता फव्वारा, दूर तक फैला हरा भरा मैदान और मैदान में बारी बारी से लिखे वो खेल, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल मैंने पहले कभी खेला नहीं था। हाँ, बैडमिंटन खूब खेला था। मैं अभी उस बैडमिंटन कोर्ट को देखते हुए कुछ सोच ही रही थी कि अचानक एक लड़की ने पास आके पूछा, एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर इज द साइंस फैकल्टी? क्या? मैंने धीरे से कहा। उसने फिर दोहराया, साइंस फैकल्टी? ओह नो, आई डोंट नो। मैंने घबरा कर कहा। इट्स ओके, थैंक्स। वो मुस्कुरा कर बोली, you're वेलकम। इस बार मैंने पूरी हिम्मत करके जोर से कहा था और उस लड़की के आगे बढ़ते ही एक गहरी सांस भरी। अब पहली बार अंग्रेजी जो बोली थी वो भी एक बार में इतनी सारी। पहले तो डर ही गई थी, लेकिन भला हो उस 12 रुपए वाली अंग्रेजी स्पीकिंग किताब का, जिसे एक बार मैंने रोडवेज बस में खरीदा था और शीशे के सामने खड़े होकर उससे खूब अंग्रेजी भी सीखी थी। आखिरकार आज वो अंग्रेजी काम आ गई थी। उस पल पहले मुझे वो किताब याद आई, फिर घर याद आया, फिर माँ याद आई और फिर पापा भी याद आ गए। लेकिन जैसे ही पापा का ख्याल आया मैंने बुरा सा मुंह बनाया। उन्हें तो याद करना ही नहीं चाहती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं। पापा को याद ना करने और उनसे गुस्सा होने का उस वक्त मेरे पास बस एक ही कारण था और वो था मुझे यहाँ इस कॉलेज के हॉस्टल भेज देना। मुझे हॉस्टल भेजने का आइडिया किसी और का नहीं, उन्हीं का था। वो जो शाम को अचानक कभी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में टपक जाती और फिर शुरू हो जाती उनकी नंदनी पुराण।
मेरी इकलौती बुआ के पास अपनी इकलौती बेटी नंदिनी की तारीफ के अलावा सच पूछिए तो कोई दूसरा काम ही नहीं था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। बुआ पापा को हमेशा की तरह अपनी बेटी की अच्छाइयां गिना रही थीं। मुझे नंदिनी दीदी की अच्छाइयां गिनाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अच्छाइयों के साथ मेरी बुराइयां जोड़कर मुझे कैसे सुधारा जाए, बुआ पापा से उस दिन ये ज्ञान भी बांटने लगी। भैया, अब आप इसे भी नंदिनी की तरह हॉस्टल में डलवा दीजिए। अरे लापरवाही भूलकर कम से कम थोड़ी जिम्मेदारियां तो समझेगी ये लड़की, और देखना कुछ ही महीनों में सारे नखरे उतर जाएंगे इसके। हॉस्टल तो अच्छों को। इससे आगे वो कुछ और बोलती कि मैं दौड़ के उनके पास आई, टीवी रिमोट के पीछे से टेप हटाया, उनके मुंह पे लगा दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या किया? पापा चिल्लाए तो मेरी हंसी हलक में अटक गई। मजाक की तो किया है पापा, मैंने धीरे से कहा। मजाक? ये मजाक था? मुंह पे टेप लगाना मजाक होता है? बोलो। अब कान खोल कर सुन लो तुम। ग्रेजुएशन के लिए तुम वहां उस कॉलेज में ही पढ़ोगी और हॉस्टल में रहोगी, समझ गई? मुझे सबके सामने फटकारने के बाद पापा अंदर जा चुके थे और मैं वहां खड़ी बस यही सोचे जा रही थी कि पापा मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हैं। आज तक उन्होंने मुझसे कभी तेज आवाज में बात तक नहीं की थी और मैं तो अक्सर बुआ के साथ ऐसे मजाक करती थी, लेकिन आज पापा को हुआ क्या था? मेरी आंखें भर आई थीं, लेकिन मैं रोई नहीं। बुआ गुस्से से मुझे घूर रही थीं, जैसे कहना चाहती हूं, अब आएगा असली मजा, रहना अब हॉस्टल में। बुआ के साथ की गई अपनी उस हरकत के बाद मैंने हर तरीके से माँ के ऊपर इमोशनल अत्याचार किया ताकि कैसे भी करके वो पापा को मना ले और मैं हॉस्टल जाने से बच जाऊं। क्या क्या नहीं किया था मैंने उन दिनों। सुबह जल्दी उठने से लेकर नाश्ते में माँ की मदद कराने के साथ साथ दोपहर के खाने के बाद डाइनिंग टेबल भी खुद साफ करने लगी थी। शाम को चबूतरे पे खो खो भी नहीं खेलती थी। सलमान खान की फिल्म आने पे टीवी भी नहीं देखती थी। किसी बात के लिए जिद भी नहीं करती थी और पापा के दुकान से घर आने के बाद तो उनके सामने तक नहीं पड़ती थी। सोचा शायद ये सब करके मेरे माथे पे लगा वो इल्ज़ाम मिट जाए कि मैं जिद्दी हूँ, लापरवाह हूँ, नकचढ़ी हूँ और अपनी मनमानी करती हूँ। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी पापा अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हुए। और फिर उस दिन जब मैं गाड़ी की पिछली सीट पर माँ के कंधे से सर टिकाए सिसकती हुई घर से हॉस्टल जा रही थी तो पापा पत्थर हो गए थे। कुछ भी बोलने सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं पूरे रास्ते कहती रही, प्लीज़ पापा मुझे वापस घर ले चलो, मैं नहीं रह पाऊंगी हॉस्टल में, मैं आपकी हर बात मानूंगी पापा, प्लीज़ मुझे वापस ले चलो। वापस घर ले चलने की मैंने बहुत मिन्नतें की थीं, लेकिन उस दिन मेरी एक भी बात न सुनकर पापा ने मेरे उस विश्वास को तोड़ दिया था जिस विश्वास के दम पे मैं इतराती हुई सबसे कहती थी कि मेरे पापा तो एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते। पर वो रहने लगे थे, घर में सब रहने लगे थे और मैं यहाँ हॉस्टल में हर रोज़ हर छोटी सी बात पर अपने घर को याद करती, माँ को याद करती, अपने किचन को याद करती, अपने कमरे को याद करती, चबूतरे को याद करती, लेकिन पापा को याद करना मैंने छोड़ दिया था। बहुत नाराज़ थी मैं उनसे, ठीक से बात भी नहीं करती थी और हॉस्टल में होने वाली हर परेशानी के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराती, क्योंकि मुझको घर से बाहर हॉस्टल भेजने का फैसला उनका था। हॉस्टल में मेरी रूममेट स्नेहा थी जो मुझको रोता देखकर मेरा मजाक उड़ाती थी। कहती, ये क्या रोज रोज ये ड्रामा करती है तू? ड्रामा नहीं है यार, नहीं रहा जाता मुझसे इस कमरे में, और इस पलंग पे तो नींद ही नहीं आती। ये पंखा देख रही है तू, ठीक से हवा तक नहीं देता है, गर्मी के मारे जान निकल रही है। एक बार मैंने झुंझला के कहा था और स्नेहा हंसते हुए बोली, बेटा इसी कमरे में इसी पलंग पे भरी गर्मी में मच्छरों की गुनगुन के साथ एक दिन तू घोड़े बेचकर सोना सीख जाएगी, देखना। जब कोई ऑप्शन नहीं होता ना तो हम सहना सीख ही जाते हैं बच्चू। कहते हुए वो बाथरूम से मग्गे में पानी भरकर लाई और मेरी चादर पर छिड़क कर बोली थी, ले अब इस चादर को ओढ़ ले और सो जा। उस दिन हॉस्टल में मैंने पहली बार ये सीखा था कि हल्की गीली चादर ओढ़कर सोने से गर्मी नहीं लगती और पंखे की हवा भी एसी जैसी ठंडक देती है। धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ एडजस्ट करना सीख लिया था, लेकिन मेस के खाने के साथ मेरा अभी तक 36 का आंकड़ा ही था। यार भिंडी में आलू कौन डालता है?
मैंने सामने प्लेट में रखी सब्जी देखकर स्नेहा से कहा था, चुपचाप खा ले वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। वो बोली तो मुझे पिछली रात पेट में कूदते चूहे याद आ गए और इस डर से मैंने रोटी में आलू भिंडी दबाए और बेमन से गटक गई। आलू भिंडी, पालक लौकी, परवल, टिंडा, ये सब्जियां जब भी बनती तो मैं उनको खाती नहीं, पानी के साथ गटकती थी। और ऐसा करते करते मैं कब बिना पानी के गटके इन सब्जियों को खाना सीख गई, मुझे पता ही नहीं चला। सच, हॉस्टल में बिताए इन 3 सालों में मुझे अपने सपने चुनने, अपना रास्ता खुद बनाने, आत्मनिर्भर बनने, सही गलत की पहचान करने, फैसले लेने और फैसलों का नतीजा भुगतने की हिम्मत रखने जैसे सारे दांव पेच समझ आने लगे थे। शायद इसलिए मुझे अब जब भी माँ का प्यार याद आता तो उसके साथ पापा की फटकार भी याद आने लगी थी। और ये एहसास भी होने लगा था कि अगर पापा मुझे यहाँ हॉस्टल ना भेजते तो क्या मैं वो हासिल कर पाती जो आज मुझे मिलने वाला था। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी होनहार स्टूडेंट होम साइंस फैकल्टी की मिस पूनम श्रीवास्तव को, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन ईयर में स्टडीज, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस और को करिकुलर एक्टिविटीज में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। पूनम श्रीवास्तव। स्टेज से जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, सारी लड़कियां जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाने लगीं, पूनम पूनम पूनम। मैं मुस्कुराती हुई स्टेज की ओर बढ़ रही थी, ये सोचते हुए कि ये सब वही तो हैं जो कल तक मेरा मजाक उड़ाती थी, क्योंकि मैं उनकी तरह किताबों में घुसने के बजाय फैकल्टी में हो रहे कॉम्पिटिशन्स में घुसती थी। मेहंदी से लेकर रंगोली बनाने तक, हिंदी डिबेट से लेकर हिंदी कविता लिखने तक, और तो और एनजीओ के साथ समाज सेवा करने तक, हर कंपटीशन में मैंने अपना नाम जरूर लिखाया था। हाँ, वो अलग बात थी कि सब्जेक्ट्स में नंबर कुल मिला के उतने ही ला पाती जिससे रिजल्ट में 60% लिख जाए और मैं पापा को बोल सकूं कि मेरी भी नंदिनी की जैसी फर्स्ट डिवीजन आई है। लेकिन मैं पापा को जब भी अपनी परसेंटेज बताती, वो कहते, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये बताओ तुम लौकी की सब्जी खाना सीख गई हो कि नहीं? लौकी, टिंडा, कद्दू सब खाना सीख गई हूँ पापा, मैं मुस्कुरा कर कहती। शुरू के 2-3 सेमेस्टर में पापा से नाराज यही सोचती रही कि पापा ने मुझे यहाँ हॉस्टल इसीलिए भेजा है कि मैं भी बुआ की बेटी की तरह अच्छी परसेंटेज लाऊं, अपना करियर बनाऊं, जिससे सब मुझ पर प्राउड फील कर सकें। लेकिन मैं गलत थी। पापा को तो मेरे नंबरों से ज़्यादा इस बात पे प्राउड फील होता कि मैंने आलू के अलावा बाकी सब्जियां भी खाना सीख ली थी। बैंक में अपना अकाउंट भी मैं खुद ही खुलवा के आई थी और अब तो बैंक के सारे काम करने लगी थी। हॉस्टल से मुझको घर ले जाने के लिए पापा को नहीं आना पड़ता था, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करना भी सीख गई थी। बस इन्हीं सारी बातों से वो बहुत खुश होते और बुआ को भी बताते। उनकी नज़र में मैं अब जिम्मेदार बेटी जो हो गई थी और हॉस्टल भेजकर वो मुझको बस यही बनाना चाहते थे, जो शायद मैं घर रहकर कभी नहीं बन पाती। और आज अपनी क्लास की लड़कियों के बीचों बीच हाथ में डिग्री पकड़े मैं सबसे अलग दिख रही थी, क्योंकि मेरे कंधे पर ब्लू स्कार्फ के अलावा गोल्डन स्कार्फ भी था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।